विद्यार्थीगण, आज हम पढ़ेंगे पूर्व रूप और पर रूप संधि। देखो, इससे पहले हमने सवर्ण दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा था, जिसका सूत्र है, जो संधि सूत्र है अंक सर्वर्ण दीर्घ, यानी अंक जो प्रत्याहार है वो वर्ण हमेशा ही दीर्घ होते हैं। और ट्रिक भी यही बताती है कि जो बड़े वर्ण हैं, जो बड़े स्वर वर्ण हैं, उन्हीं को याद रखना है। आज हम बात करते हैं पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि। देखो, पूर्व रूप और पर रूप संधि हमने साथ में इसलिए लिए कि इनका थोड़ा समानता और थोड़ा सा अंतर है, इस वजह से ये साथ में याद है। और मैंने संधि में कहा था, संधि नाम खुद अपना बताती है, यानी पूर्व रूप यानी पूर्व रूप पहले का जो पद है उसमें क्या होगा। इसका जो संधि सूत्र है वो एंग पदांता दति। अब एंग पदांता दति का क्या मतलब होता है, पहले हम पर रूप संधि समझते हैं। एंग का मत होता है, तात्पर्य होता है ए और ओ, और इसके अलावा इसके दो वर्ण, यानी ए और ओ। एंग का मतलब होता है ए और ओ। अब इसी प्रकार से हम बात करें तो इसका भी जो सूत्र है एंगी पर रूपम, ये इसका सूत्र है, एंगी पर रूपम। अब पदांता दति और पर रूपम से क्या तात्पर्य, ये देखते हैं। जब हम एंग कब होगा, पदांता दति यानी पहला जो पद है उसके अंतिम जो वर्ण होता, पहले पद के अंतिम वर्ण, यानी जब संधि होती है तो दो पदों में होती है। अब दो पदों में संधि कहां होती है, ये हमने सबसे पहले परिचय में समझा था, पहले पद के अंतिम वर्ण में और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण, यहीं पर संधि होते, यही विकार होता है, वर्णों का मेल यही होता है। तो क्या होगा कि जो प्रथम पद है उसके अंत में ए और ओ होगा। प्रथम पद के अंत में क्या होगा, ए और ओ। और जो द्वितीय पद है उसके प्रथम जो वर्ण है वो हमेशा ही अ होगा, यानी अ का रूपांतर किसमें हो जाएगा, अ का रूपांतर अवग्रह चिन्ह। जो हम ये चिन्ह देखते हैं इसे अवग्रह चिन्ह कहते हैं, इसे अ ही पढ़ा जाता है। अब अवग्रह चिन्ह यानी इस संधि में ट्रिक क्या होगी, देख सकते हैं हम कि किसी पद में अगर ए या ओ की मात्रा आती है, किसी पद में अगर ए या ओ की मात्रा होती है और अवग्रह चिन्ह आता है, यानी देखो ए और ओ की मात्रा हमने गुण संधि में भी देखी थी, लेकिन यहां थोड़ा अंतर है। ए और ओ की मात्रा तो आती है अगर पद में अवग्रह चिन्ह आता है, ये देखो अवग्रह चिन्ह आता है तो उस पद में कौन सी संधि होगी, पूर्व रूप संधि होगी। अब हम उदाहरण समझते हैं, उस पद में क्या होगी, पूर्व रूप संधि होगी। अब अंते अपि के अगर हम टुकड़े करते हैं, अवग्रह चिन्ह जहां आता है वहीं से टुकड़े करने, अंते और अवग्रह चिन्ह को पूर्ण हो गया, पूर्ण अ हो जाएगा, जो अवग्रह चिन्ह का अर्थ अ है वो पूर्ण अ हो जाएगा अपि, अंत्य धन अपि, प्लस को धन कहते हैं, अंत्य धन अपि। अब देखो प्रथम पद में अंतिम में ए आ रहा है और द्वितीय पद के प्रारंभ जो वर्ण है वो अ है, यानी इसकी ट्रिक यही है, ठीक है। अवग्रह चिन्ह, पद में अवग्रह चिन्ह, और अगर पद दो पदों का मेल होता है तो वहां ए, प्रथम पद में ए और जो द्वितीय पद है उसके प्रारंभ में आ। अब बात करते हैं ते अत्र, तो ते धन अत्र, ए की मात्रा अ। इसी प्रकार से हरे अव, तो हरे धन अव। इसी प्रकार से विष्णु अत्र, विष्णु धन अत्र, औ की मात्रा, ओ की मात्रा आ गई है तो ए और ओ आएगा। इसी प्रकार से सो अवदत्त, सो धन अवदत्त। इसी प्रकार से को अपि, को धन अपि, ये उदाहरण है। अब जो को अपि उदाहरण है इसको यहां तो अगर को धन अपि आता है तो पूर्व रूप संधि का होगा, और
को अपी को हम दो टुकड़ों में बांट सकते हैं, ये उत्व संधि भी है और पररूप संधि भी। यहाँ तो अगर पद पद पूर्ण आता है तो पद पूर्ण आता है तो टुकड़े हम अपने अनुसार कर सकते हैं, इसको हम पूर्व संधि के अनुसार भी कर सकते हैं और उत्व विसर्ग संधि के अनुसार भी कर सकते हैं। उत्व विसर्ग संधि में टुकड़े क्या होंगे, का धन अपि, लेकिन यहां हम पूर्व रूप पढ़ रहे हैं तो को धन अपि। अब हम देखते हैं अगला जो है वो है पररूप संधि। अब पररूप संधि में एंगी पररूपम है, पररूप संधि में एंगी पररूपम है। अब एंगी का तात्पर्य तो हमने पढ़ लिया, एंगी का तात्पर्य होता है ए और ओ। अब पररूपम का क्या तात्पर्य है, इसमें पररूपम का तात्पर्य है कि प्रथम पद को छोड़कर दूसरा जो पद आता है उसके प्रारंभ में ए और ओ की मात्रा है, यानी द्वितीय पद जो है उसके प्रारंभ वर्ण में ए और ओ की मात्रा है। और यहां प्रारंभ में क्या आ रहा था, यानी जो प्रथम पद है उसके अंत में ए और ओ की मात्रा है, इसमें द्वितीय पद के प्रारंभ में ए और ओ की मात्रा है। और बस यही है। और इसके अलावा अगर कुछ देखें, ट्रिक की बात करें, इसकी अगर ट्रिक की बात करें तो प्रथम पद में उपसर्ग और द्वितीय पद के प्रारंभ में ए और ओ की। और ज्यादातर क्या है कि इसके उदाहरण दो एक उदाहरण है, एक तो है प्रेजते, प्रेजते और दूसरा है उपोषति। अब इन उदाहरणों को हम देखते हैं तो प्र उपसर्ग है, प्रथम पद उपसर्ग होगा और धन है एजते। द्वितीय पद में प्रथम वर्ण क्या होगा, प्रथम स्वर क्या है ए। इसी प्रकार से ये देखें उपोषति, उपधन ओषति, ओ की मात्रा है और यह उपसर्ग है, ये दोनों। ये ध्यान रखने वाली चीज है, यानी ए और ओ की मात्रा, इसमें तो क्या है अवग्रह चिन्ह का समावेश है, ठीक, यहां अवग्रह चिन्ह से आप दे सकते हो, और ए और ओ की मात्रा प्रथम पद में और यहां ए और ओ की मात्रा कहां है, द्वितीय पद के प्रारंभ में, ठीक है, और उपसर्ग भी है। और एक और चीज देखें तो देखो यहां दोनों ही ये क्या है क्रियाएं हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो दो ही उदाहरण मेन है, इसके अलावा अगर पररूप संधि में सबसे महत्वपूर्ण जो उदाहरण होते हैं वो अपवाद उदाहरण है, वो हमें याद करने जरूरी है। अब जो अपवाद उदाहरण है वो ये है, अब हम बात करते हैं अपवाद की। देखो पररूप जो संधि है उसमें अपवाद ही मुख्य है। अब अपवाद का सूत्र क्या है, सकांद्वादिषु पररूपम वाच्यम। सकांद्वादिषु पररूपम वाच्यम का तात्पर्य है कि जो सकांदु और करकंदु यानी ऐसे जो शब्द हैं, जैसे सकंदु शब्द है, सकंदु, करकंदु, मनीषा, पतंजलि, और मार्तंडेय, इसके अलावा सारंग, इसके अलावा कुल्टा। देखो ये जो उदाहरण है, ये उदाहरण आपको याद ही रखने पड़ेंगे, क्योंकि इन उदाहरणों को अगर देखें, जैसे सकंदु है तो सक धन है अंधु, तो इस प्रकार से देखें तो ये दीर्घ संधि का या कोई इसमें मेल नहीं है, ये कोई संधि का विकार नहीं है, परंतु ये अपवाद है, इसे पररूप संधि में ही रखा गया है। यानी यहाँ पर अटा यानी टी भाग का समावेश होता है। टी भाग के समावेश होने के कारण ये शास्त्रों के सूत्र है,
टी भाग के समावेश होने के कारण यहाँ पर इसे इन जो उदाहरण हैं इन उदाहरणों को पररूप संधि में रखा गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है और काफी बार परीक्षा में पूछे भी गए हैं, यानी 10th क्लास या कंपटीशन क्लासेस में बहुत पूछे गए। इसका उदाहरण जो इसका सूत्र है वो तो है सकांद आदि सु पररूपम वाच्यम, यानी पररूप हो जाती है। ये शब्द क्या है, पररूप को पररूप संधि में रखे गए हैं। सकांदु सक धन अंधु, इसी पर करकंदु कर्क धन अंधु, मार्तंडे मार्त धन अंड, और पतंजलि पतत धन अंजलि, और सारंग सार धन अंग, और कुलटा कुल धन अटा, और मनीषा ये बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है इसलिए लिख देता हूं, मनस धन ईशा। देखो ये ऐसे उदाहरण है, इनको याद ही रखना है। उल्टा कुल धन अटा, ये उदाहरण बहुत बार पूछे गए हैं। इस उदाहरण को बहुत बार पूछा गया है। इसको अगर टुकड़े करें तो पतत धन अंजलि पतंजलि, इसी प्रकार से उदाहरण है। तो आगे हम प्रकृति भाव संधि। देखो प्रकृति भाव संधि बड़ी सरल है। इसमें क्या है, इसका जो संज्ञा सूत्र है यानी संधि सूत्र है वो इदु दे द द्विवचनम परिग्रह। इदु दे दे, इदु दे द, इदु दे, इदु दे का मतलब है इकारांत उकारांत, इकारांत उकारांत और एकारांत, इकारांत उकारांत और एकारांत के साथ में अगर द्विवचन संज्ञा आती है या द्विवचन पद आते हैं, उनका मेल होने पर क्या होगा, उनका मेल होने पर परिग्रहम संज्ञा होगी, परिग्रहम संज्ञा होगी। देखो इस संधि में ज्यादातर ये संधि कम पूछी जाती है, लेकिन इतना जरूर पूछ लेते हैं कि परिग्रहम संज्ञा कहाँ होती है, किस संधि में, तो ये आता है प्रकृति भाव संधि में, या ये सूत्र पूछ लेते हैं। ये जिस प्रकार के पद होते हैं उसी प्रकार से संधि होती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हरि एतो, हरि क्या है, इकारांत शब्द है, विष्णु उकारांत है, और लते क्या है, एकारांत। तो इकारांत उकारांत और एकारांत, यानी जो प्रथम पद होता है इकारांत उकारांत एकारांत होगा, और जो द्वितीय पद होगा वो द्विवचन रूप होगा। वो क्या होगा, द्विवचन, विभक्ति का द्विवचन रूप होगा। इनका मेल कैसे होगा, इनका मेल वैसा का वैसा रहेगा। हरि एतौ, विष्णु ईमो, लते अमू, बस यही रूप परिवर्तन होता है। यही क्या है, प्रकृति भाव संधि है।